23 साल की बहू के साथ जालिम ससुर 5 साल तक गलत काम करता रहा। सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम ईशा है। मैं काशीपुर में रहती हूँ। मेरी ये कहानी ससुराल में हो रहे मेरे ऊपर जुल्म पर है। ईश्वर ऐसा ससुर किसी को ना दे जैसे मेरे थे। मैं उनकी विधवा बहू थी। मुझ पर 5 साल तक जुल्म होते रहे। घर में मौजूद सब लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे। वो लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर मेरे विधवा हो जाने के बाद मुझे मायके में रहना चाहिए या ससुराल में। मेरी भाभी नहीं चाहती थी मैं उनके घर जाकर रहूं। वो बार बार यही बोले जा रही थी क्योंकि मेरे भाई की आमदनी बहुत ज़्यादा कम है, तो वो मेरे साथ मेरे 2 बच्चों का बोझ उठाने से कतरा रही थी। मेरा भाई भी किसी न किसी तरह मेरे ससुर से यही बोले जा रहा था कि आप ईशा को इसी घर में जगह दे दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। आखिर वो भी तो इस घर की बहू है। मेरी माँ बेचारी चुपचाप वहाँ बैठी सबकी बातें सुनती रही। शायद वो कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं थी। वो भी भाई भाभी के सहारे पर जिंदगी गुजार रही थी। मैं चुपचाप सर झुकाकर बैठी थी। ना उनकी बहस में कुछ बोल सकती थी और ना उनसे यह कह सकती थी कि मुझे आखिर करना क्या है। मेरे पति, जिनका नाम सोनू था, उनके जाने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मुझे ये नहीं पता था कि सोनू अचानक मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले जाएंगे। मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। मेरे साथ मेरे 2 बच्चे भी यतीम हो गए थे। सोनू से मेरी पसंद की शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन शादी के बाद हम दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहने लगे थे। मैंने भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से पहले किसी पराये मर्द को ऐसी नज़र से देखा भी नहीं था। मेरे पति सोनू मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले शख्स थे और उसे मैं बेइंतहा चाहती थी। और जब हमारे 2 बच्चे इस दुनिया में आ गए तो हमारी ज़िंदगी हर तरह से पूरी हो चुकी थी। ये बच्चे हमारे प्यार की निशानी थे और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। ससुराल में मुझे किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। सास तो मेरी पहले ही नहीं थी, वो मेरी शादी से पहले ही गुजर चुकी थी। सोनू सिर्फ 2 बहन भाई थे। उनकी एक ही बहन थी जो शादीशुदा थी। उसका ससुराल हमारे घर से बहुत दूर था, जिसकी वजह से वो सिर्फ साल में एक बार ही आती थी। घर में सिर्फ मेरे ससुर और मेरे पति और हमारे 2 बच्चे थे। कुछ दिनों से सोनू को ऑफिस की तरफ से कुछ परेशानियां थी, जिसकी वजह से वो बहुत उदास रहने लगे थे। उनकी कंपनी में बहुत लॉस होता जा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी वर्कर्स को कंपनी से निकाला जा रहा था। सोनू भी उस वजह से बहुत परेशान थे कि अगर कंपनी ने उन्हें भी वहाँ से निकाल दिया तो दूसरी जॉब कैसे ढूंढे, क्योंकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिलना आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल बात है। वो दिमागी दबाव का शिकार हो रहे थे। मैं उनको बहुत समझाती और तसल्ली भी देती थी कि आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ईश्वर पर छोड़ दें। लेकिन वो मुझसे कहते कि ये नौकरी भी मुझे बहुत धक्के खाने के बाद मिली थी। काफ़ी दिन तक मैं बेरोजगारों की तरह ही फिरता था। वो परेशानियों में डूबते चले गए। मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि उन्होंने इस परेशानी को अपने दिल दिमाग से इतना लगा लिया था कि वो दिमागी तौर पर बीमार हो गए। फिर एक दिन कंपनी से बुरी खबर आई, जिसने मेरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए उजाड़ दी। पता चला कि उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। उनके साथ की वर्कर्स का कहना था कि सोनू को अचानक बाईं तरफ बहुत तेज़ दर्द उठा था। वो अपने इस दर्द को नज़रअंदाज करके काम करने में बहुत ही व्यस्त रहा और फिर पसीने से उसका चेहरा तर हो गया। वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे वो बेहोश हो गया। फिर हमें बाद में ये पता चला कि सोनू को हार्ट अटैक आया था, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। मेरे दोनों बच्चे इतने छोटे थे कि अभी स्कूल में भी नहीं जाते थे। छोटे वाला बेटा तो 1 साल का था, जबकि बड़ा बेटा 2.5 साल का। मुझ पर तो जैसे परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। इतनी बड़ी जिंदगी मेरे आगे मुंह खोले खड़ी थी। मेरे भाई की बातों से साफ जाहिर था कि वो मुझे किसी भी तौर पर अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं। मेरे ससुर ने भी उनसे कह दिया
कि सोनू के जाने के बाद ईशा का इस घर पर पूरा हक है, वो यहाँ रह सकती है। मेरे भाई और भाभी ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और मेरे ससुर को कहने लगे कि आप कितने बड़े दिल के हैं जो अपनी बहू और अपने पोतों का इतना ख्याल कर रहे हैं। मेरे ससुर पहले आर्मी में नौकरी करते थे। अपने रिटायरमेंट के बाद वो आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वैसे भी उनकी पेंशन से मिलने वाली रकम इतनी थी कि अगर वो अपने साथ किसी 3 आदमी को पाल भी लेते तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो इंतहा दर्जे के कंजूस आदमी थे, क्योंकि वो अपनी सारी पेंशन बैंक में जमा करवा देते और हमें 1 पाई तक ना देते थे। सोनू हालांकि कभी कभी अपनी बीमारियों की वजह से भी परेशान रहते थे, लेकिन फिर भी उनके पिता को अपने बेटे पर तरस नहीं आया था, बल्कि बड़े रोब से कहते कि अपनी बीवी बच्चों का खर्च पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं, इसलिए अपना खर्चा खुद ही देखो। मुझे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहते थे और उनके सारे काम भी हमसे ही थे। उनके अंदर रौबदारी बहुत थी। सोनू और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ ऊपर वाली मंजिल में रहते थे। मेरे ससुर नीचे अपने कमरे में रहते थे। मैं तीनों टाइम का खाना उन्हें उनके कमरे में पहुंचा देती और चाय वगैरह बनाकर उनके कमरे में दे आती थी। कभी कभी मैं तंग आकर सोनू को कहती कि हम पिताजी की इतनी सेवा करते हैं, लेकिन वह अपनी कमाई में से हम पर 1 पाई भी खर्च करने को तैयार नहीं होते। तो सोनू ने मुझे समझाते हुए कहा कि आखिर उन्होंने अपनी दौलत का करना क्या है, सब हमारे लिए ही तो जमा कर रहे हैं। ये बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती और सोचती सोनू सही तो कहते हैं, और मुझे उनकी बातें सच लगने लगती। अब जबकि सोनू के जाने के बाद वो मुझे ऊपर वाली मंजिल देने को तैयार थे, तो उनकी बात पर मेरी माँ तो बेचारी कुछ भी नहीं बोली, लेकिन मेरे भाई भाभी की आंखें खुल चुकी थी। मेरी भाभी शायद इस वजह से खुश हो रही थी कि विधवा ननद उनके घर पर आकर ना रहने लगे, जबकि मेरे ससुर ने पहले ही ये बोल दिया था कि ईशा और उसके बच्चे ऊपर वाली मंजिल में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ये सुनकर तो उनके सिर से बला टल चुकी थी। मैं भी ये सोच रही थी कि अब मेरे ससुर के साथ मेरा पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा था। सोनू के जाते ही वो रिश्ता भी मेरे लिए ख़त्म हो चुका था, लेकिन हाँ, वो एक रिश्ते से मेरे बच्चों के दादा भी थे। मैं अपनी माँ की मजबूरी समझ सकती थी और उनके कुछ ना बोलने की वजह भी मेरी समझ में आ गई थी। वो भाई के आगे कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरे पति को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती थी और ना ही किसी पराये मर्द के सामने आती। इसलिए चुपचाप अपनी ज़िंदगी का फैसला होते हुए देख रही थी। मेरी ननद सोनू के मरने पर नहीं आ सकी थी। उसके बच्चा होने वाला था और डिलीवरी में 2 दिन ही बाकी रहे थे, लेकिन उस बेचारी का सदमे से बहुत बुरा हाल था। वो अपने भाई की खबर सुनते ही बहुत बेचैन हो गई थी, जो अपने भाई की मौत पर भी आखिरी बार उसको देखने नहीं आ सकी। इस हालत में वो सिर्फ दुख जताने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। फिर माँ भाई मेरे सिर पर हाथ रख कर चले गए। जाते जाते माँ ने मुझसे कहा, बेटी अगर तुझे कोई परेशानी हो तो फ़ौरन ही मुझे बता देना। मैं अपनी माँ की बात सुनकर सोच रही थी कि ज़िंदगी में अब परेशानियों के सिवा बचा ही क्या है, लेकिन उनकी ये तसल्ली भरी बातें मेरे दिल को सुकून पहुंचा रही थी। उन लोगों के जाने के बाद मैं इस बात पर परेशान थी कि इतने बड़े घर में भला मैं अकेले कैसे रहूँगी। मेरे ससुर तो पूरा दिन नीचे अपने कमरे में ही रहते। वो कभी भी ऊपर नहीं आते थे, बल्कि मैं खाना देने और चाय देने की वजह से नीचे चली जाती थी और बच्चे भी खेलने की वजह से नीचे चले जाते थे। लेकिन मेरे ससुर को बच्चों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी देर बाद बच्चों को कहते कि ऊपर जाओ अपनी माँ के पास और ऊपर ही जाकर खेलो। वो और लोगों की तरह बच्चों से कोई ख़ास प्यार नहीं करते थे। सोनू मुझे कहते थे कि शायद वो आर्मी की लाइफ गुजार कर आए हैं, तो इसलिए बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, जैसा चाहे वैसा करे। अब मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने ससुर के मोहताज हो चुकी थी। मुझे कोई भी काम होता, जैसे खाना बनाने के लिए सब्जी, दूध या कुछ भी मंगवाना होता,
तो मुझे उनसे ही कहना पड़ता। मैं ये सोचने लगी कि अब मुझे ससुर के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। सोनू के जाने के बाद अब मुझे ये सारी जिम्मेदारी अकेले ही उठानी होगी। फिर मैं उठी और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। मैं सोचने लगी कि बच्चों के उठने से पहले ही खाना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी सारा खाना बनाकर मैंने रख दिया था। मैं सोचने लगी कि पहले खाना बनाते ही मुझे ससुर जी के पास नीचे लेकर जाना होगा। पहले की बात और थी, अब मुझे नीचे जाना अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि आखिर पैसों के लिए भी तो मुझे अपने ससुर के आगे हाथ फैलाना ही पड़ेगा, तो उनको खाना या उनका कोई काम करने के लिए हिचकिचाना कैसा। यही सोचकर मैंने एक ट्रे में सारा खाना रखा और अपने ससुर को देने के लिए नीचे आ गई। मैंने उनके कमरे में उनके बेड पर खाना रख दिया। कमरे के बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा शायद वो नहा रहे थे। मैंने सोचा कि जब तक वो नहा कर आएंगे तो खाना ठंडा हो चुका होगा। यही सोचकर मैंने खाना उठाया और वापस मुड़ने लगी। तभी बाथरूम का दरवाज़ा एकदम से खुला। शायद ससुर जी नहाकर फ्री हो गए थे। मेरे हाथों में खाने की ट्रे थी। उन्होंने सिर्फ पजामा पहन रखा था, जबकि उनके शरीर पर दूसरा कोई और कपड़ा मौजूद नहीं था। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। फिर उनसे कहने लगी कि मैं आपके लिए खाना लाई थी। उन्होंने मुझसे कहा खाना बेड पर रख दो। मैंने वो खाना उनके बेड पर रखा। मैं वापस मुड़ने ही लगी थी कि अचानक से मैं अपने पीछे खड़े ससुर से टकरा गई। मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बिल्कुल पीछे खड़े हैं। वो भी मुझसे माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, नहीं, मैं अपना चश्मा उठा रहा था। मैं जल्दी से घबरा कर कमरे से बाहर आ गई। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं भागकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। रसोई में सारा राशन ख़त्म हो गया था। मैं सोच रही थी कि ससुर जी से कहती हूँ कि रसोई का राशन भरवा दें। मैं इस मौके की तलाश में थी कि कब उनसे बात करूँ। दोनों बच्चे जाग रहे थे, इसलिए उनके सामने बहुत सारे खिलौने रखकर उन्हें खेलने के लिए लगा दिया और खुद राशन की बात करने के लिए नीचे ससुर जी के कमरे में चली गई। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन जाग रहे थे। कमरे में अंधेरा सा हो रहा था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैंने धीमे से उनको आवाज़ लगाई, ससुर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो आवाज़ सुनकर एकदम उठकर बैठ गए। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाया, यहाँ आओ, जो भी बात करनी है तसल्ली से बैठ कर करो, मेरे पास आओ। उनका ऐसा कहना मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन राशन की बात करनी भी ज़रूरी थी, इसलिए चुपचाप जाकर उनके सामने दूसरी तरफ बेड पर बैठ गई। कमरे का माहौल अजीब सा खौफनाक हो रहा था, क्योंकि हम दोनों कमरे में अकेले थे। मुझे डर लग रहा था। फिर मैं जल्दी से उनसे कहने लगी कि ससुर जी, किचन का राशन ख़त्म हो चुका है, आपकी मेहरबानी होगी अगर आप फिर से सामान ले आएंगे। तो मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, क्यों नहीं, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है। अब तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी हो तो तुम बिना झिझके मुझसे कह सकती हो। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उनकी नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। मैं नज़र झुकाकर बैठी थी। तभी वो मुझसे कहने लगे, ईशा, तुम्हें अपने पति की कमी तो महसूस होती होगी। उनके शब्द मुझे कुछ मतलबी से लग रहे थे, तो मैंने अपनी नज़रें झुका ली और उनसे कहने लगी, ससुर जी, सोनू की कमी तो मुझे हर वक्त सताती है। उनके जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी का मकसद ही जैसे ख़त्म हो गया हो। मैं उदास और गमज़दा शब्दों में उन्हें बता रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगे, मुझे भी हर वक्त अपनी पत्नी की कमी महसूस होती है। उसको मरे हुए कितने साल गुजर गए, लेकिन मेरे दिल में कभी भी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। हालांकि मुझे पत्नी की काफ़ी ज़रूरत थी। तुम भी देख लो मैं कितना सेहतमंद और फिट रहता हूँ। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी में किसी औरत को ही ले आऊँ? वो मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैं सोचने लगी कि उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन वो कहीं से भी बूढ़े नज़र नहीं आते थे। मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से उठना चाह रही थी। तभी अचानक से उन्होंने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया और मुझसे कहने लगे, तुम किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारी जो भी ख्वाहिशें और ज़रूरत हो मुझे आकर बता सकती हो और बिल्कुल परेशान मत होना।
तुम्हारी मैं हर तरीके से मदद करूँगा। उनके हाथ मेरे हाथों पर रखे हुए थे और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने धीरे से हाथ खींचकर पीछे कर लिया और जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। फिर उनसे कहने लगी कि ससुर जी, आप ज़रूर राशन डलवा दीजिएगा। ये कहकर मैं फ़ौरन ही सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर आ गई। उनका हाथ मुझे अपने हाथों पर अभी भी महसूस हो रहा था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर न जाने क्यों मैं आकर वॉश बेसिन में अपने हाथ साबुन से धोने लगी। सोनू के जाने के बाद अब मेरी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश, कोई हसरत बाकी नहीं बची थी और मैं पूरी ज़िंदगी उनके नाम पर गुजारना चाहती थी। दूसरे दिन ससुर जी ने ढेरों राशन लाकर किचन में भरवा दिया। बेशक पैसों की तो उनके पास कोई कमी नहीं थी। इतने सालों से पेंशन के नाम पर जो रकम आ रही थी वो बैंक अकाउंट में उनके नाम से सुरक्षित थी। वो बच्चों के लिए भी ढेरों सामान जैसे खिलौने और खाने पीने की चीज़ें लाते थे, जिन्हें देखकर बच्चे बहुत खुश होते थे। मैं सोचने लगी कि सोनू की ज़िंदगी में तो उन्होंने कभी मेरे बच्चों पर ऐसे उपकार नहीं किए थे। शायद ये सोचकर कर रहे हैं कि ये बच्चे अब यतीम हो चुके हैं। मैंने सारा राशन किचन में सेट कर दिया। एक दिन खाना खाकर दोपहर के टाइम दोनों बच्चों के सोने के बाद मैं नहाने का सोचकर बाथरूम में चली गई। जैसे ही नहाकर बाहर आई तो ससुर जी मेरे कमरे में खड़े थे। उनको देखकर मैं दंग रह गई। मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था, मेरे गीले बाल भी खुले हुए थे। उनसे पानी टपक टपक कर मेरे सारे कपड़ों को गीला कर चुका था। उन्हें ऐसे अपने सामने देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। फिर मैं उनसे कहने लगी कि ससुर जी, आपको कोई काम था क्या? उनकी नज़र मेरे शरीर से हट नहीं रही थी। उनकी नज़रों से एक अजीब सी प्यास झांक रही थी। वो मुझे बिल्कुल अजीब महसूस करवा रहे थे। तभी वो मुझे देखते हुए कहने लगे कि आज मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था, इसलिए सोचा कि 2 घड़ी तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं। मैं भी नज़र झुकाकर बोली कि क्यों नहीं, आप ज़रूर मुझसे अपने दिल की बात कर सकते हैं। फिर वो मुझसे कहने लगे कि क्या हम बैठकर बातें कर सकते हैं? उन्होंने कहा, यहाँ नहीं, यहाँ बात करनी सही नहीं रहेगा। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बच्चे अपनी नींद से जाग जाएंगे। दूसरे कमरे में चलते हैं। मैं उनकी बात मानने पर मजबूर थी, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चों का सारा खर्चा उन्होंने ही तो उठाना था। इसलिए मैंने अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा और उनकी बात मानकर दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में सिर्फ एक ही बेड बिछा हुआ था। मैं जैसे ही बेड पर बैठी, वो भी मेरे बराबर में आकर बैठ गए। फिर मुझसे कहने लगे कि आज मुझे बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी की याद आ रही है। जब वो जिंदा थी तो उसने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं ये चाहता हूँ कि उनकी कमी तुम पूरी कर दो। फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहने लगे, देखो, इस शहर में मेरी बड़ी इज्जत और मकाम है। सब लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे बारे में कोई ये कहे कि मैंने अपनी जवान बहू को अपने साथ रखा हुआ है। इसलिए तुम घर की बातें किसी के सामने नहीं करोगी और ना ज़्यादा यहाँ किसी औरत को मुंह लगाकर उसे घर बुलाओगी। मुझे अपने घर में औरतों का आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं। मैं उनकी बात हैरत से सुन रही थी और उनके अचानक हाथ पकड़ने पर हैरत में आ गई थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वाया। फिर सर झुकाकर कहने लगी कि ससुर जी, आप फिक्र ना करें, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। यहाँ कोई औरत नहीं आएगी और मैं किसी को भी अपने घर की बात नहीं बताऊँगी। आपने मेरी और मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाई है, इसलिए मैं आपकी बहुत ही एहसानमंद हूँ। वो मेरे शरीर को प्यासी निगाहों से देखने लगे। मेरा दिल बुरी तरीके से धक धक करने लगा, क्योंकि उनकी नज़रें मुझे बिल्कुल बदली बदली हुई महसूस हो रही थी। फिर वो धीरे से सरक कर मेरे करीब आने लगे और मेरी पीठ पर हाथ फेरने लगे। मैं एकदम उठ गई और कड़क शब्दों में मैंने उनसे कहा कि ससुर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे मुंह से घुटी घुटी से आवाज़ निकली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। फिर भी वो उठकर मेरे सामने आ गए और मुझसे कहने लगे कि देखो, शुरू शुरू में तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें इस चीज़ की आदत हो जाएगी। वो मुझे क्या समझाना चाह रहे थे,
मैं अच्छी तरह उनकी बात समझने लगी थी, फिर भी मैं समझना नहीं चाहती थी। तभी उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। वो मुझसे कहने लगे, देखो मैंने तुम्हारी इतनी भारी जिम्मेदारी उठाई है, इसके बदले तुम्हारा भी तो कुछ हक बनता है। तुम्हारा काम यह है कि तुम भी मुझे खुश करो। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, तुम्हें मुझे हर हाल में खुश करना ही होगा। उन्होंने मुझे अपनी गंदी निगाह से देखा और कहते हुए नीचे चले गए। मैं मन ही मन घबरा रही थी और मेरा शरीर कंपकपा रहा था। उनके इरादे मुझे लेकर बहुत गलत हैं। भला ये कैसे हो सकता था? आखिर वह मुझे किस तरीके से खुश करने को कह रहे थे? उन्होंने ये भी तो नहीं सोचा कि मैं उनके बेटे की विधवा हूँ और उनके पोतों की माँ हूँ। बहू भी तो बेटी के समान होती है। 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं उनके सामने जाने से डर रही थी। जल्दी से नीचे खाना रखकर ऊपर आ जाती और कोशिश करती थी कि उनके कमरे में 1 मिनट भी ना रुकूं। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं अपने कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं कमरे के दरवाजे बंद नहीं कर सकती थी। कमरे में एसी भी नहीं लगा हुआ था। बाहर आंगन में सोते हुए मुझे डर लगता था, इसलिए मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बच्चों के साथ ही सो जाती थी। मैं नींद में थी जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे करीब कोई खड़ा है, मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। मैं नींद में उठी थी। दुपट्टा तो वैसे ही मेरे पास नहीं था। तभी मैंने अपनी सोई सोई आंखें खोलकर देखा तो ससुर जी मुझे जगा रहे थे। मैं एकदम से घबरा कर उठी और अपनी पूरी आंखें खोलकर उन्हें हैरत से देखने लगी। वो मुझसे कहने लगे, डरो मत ईशा, मैं हूँ। मुझे तुमसे एक काम था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी देर मेरा सिर दबा दो। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़ने की कोशिश करी जो सामने सोफे पर पड़ा हुआ था। फिर बिस्तर से उठकर दुपट्टा ओढ़ा और उनसे कहने लगी कि ससुर जी आप कहें तो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो वो कहने लगे, नहीं चाय नहीं, बल्कि बस तुम मेरा एक काम कर दो, अपने इन खूबसूरत हाथों से मेरा सर दबा दो। चाय में कैफीन होता है जिसको पीने से और भी ज़्यादा दर्द होगा। फिर वो मुझसे बार बार कहने लगे कि मैं नीचे कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहते हुए वह नीचे चले गए। मैं हैरान और परेशान सी खड़ी थी। आधी रात के इस समय नीचे उनके कमरे में जाना मुझे किसी पहाड़ चढ़ने के बराबर लग रहा था, लेकिन उनकी बात मानना भी ज़रूरी था क्योंकि उनकी नाराज़गी मैं मोल नहीं ले सकती थी। आखिरकार वो मुझे और मेरे बच्चों को पाल रहे थे। अपनी मजबूरियों के बारे में सोचते हुए मेरे कदम नीचे की तरफ उठने लगे। कमरे का दरवाज़ा मैंने हल्के से बंद कर दिया था ताकि बच्चे न उठ जाएं। नीचे कमरे का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। वो जैसे मेरे आने का इंतज़ार ही कर रहे थे। फिर मुझे आता देखकर वो बेड पर लेट गए और मुझसे कहने लगे कि जल्दी से मेरा सिर दबा दो। कब से मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ और सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आके दे रही। मैं धीरे से उनका सिर दबाने लगी और हल्के हल्के से उनके सर को दबाने लगी। थोड़ी देर तक सर दबाती रही। फिर अचानक से उन्होंने अपना सिर उठाकर मेरी गोद में रख दिया। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा था और वो क्या कर रहे थे मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो मुझसे कोई गलत संबंध बनाना चाहते थे? मैं धीरे से उठने लगी कि अचानक उन्होंने एक झटके से मुझे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। फिर मैंने जोर लगाकर उनसे अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका वजूद ताकतवर था। उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से जकड़ा हुआ था कि अपनी कोशिशों के बावजूद भी मैं खुद को छुड़ा न सकी। फिर उनसे कहने लगी कि ससुर जी आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप ऐसी गंदी हरकत मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैं आपके मरे हुए बेटे की बीवी हूँ। कम से कम आप अपने उस बेटे का ही ख्याल कर लीजिए। तो वो मुझे गुस्से से चिल्लाकर कहने लगे, तुम्हारा मेरे बेटे के साथ रिश्ता तब तक था जब तक तुम उसकी पत्नी थी। उस वक्त तुम मेरी बहू भी थी, लेकिन जैसे ही मेरा बेटा मर गया उसके बाद से ही तुम सिर्फ मेरे लिए पराई हो। तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे मुताबिक मेरी हर शर्त को मानना पड़ेगा। उन्होंने एक झटका देकर मुझे बेड पर गिरा दिया। उन्होंने मेरे वजूद को बिल्कुल बेबस कर दिया था।
मैं किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। उनको अपनी ज़िंदगी में इतने सालों बाद कोई औरत मिली थी और सारी कसर उन्होंने मेरे ऊपर निकाल दी। आखिरकार उन्होंने मुझे अपने जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना था वो आज अपने इस मकसद में कामयाब हो चुके थे। मैं बिल्कुल बेबस सी उनके बेड पर पड़ी थी। जब उनका मुझसे दिल भर गया तो वो मुझसे कहने लगे कि जाओ, अब तुम ऊपर जाओ और ख़बरदार, तुमने अगर किसी को इसके बारे में कुछ बताया तो। वैसे भी लोगों को पता है कि मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। मोहल्ले में मेरी बहुत इज्जत और नाम है। अगर तुमने किसी के सामने भी अपनी ज़बान खोली तो मैं सब लोगों को यही कहूँगा कि अपने पति के मरने के बाद तुम मुझसे अपने नाजायज़ संबंध बनाना चाहती थी और तुम्हारी बदकिरदारी साबित करने में मैं चंद मिनट भी नहीं लगाऊंगा। मैंने अपना सस्ता सा वजूद उठाया और अपने जख्मी दिल को लेकर सीढ़ियों पर दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। मेरे दोनों मासूम बच्चे बेखबर सो रहे थे। उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनकी माँ के ऊपर क्या क़यामत गुजर चुकी है। मैं जिन परेशानियों से गुजर रही थी उनसे मेरा दिल फटा जा रहा था। फिर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। मुझे अपने वजूद पर हद से ज़्यादा घिन महसूस हो रही थी। दूसरी सुबह मेरे लिए इससे भी ज़्यादा खतरनाक साबित हुई। मैं अपनी जख्मी वजूद को लिए किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरा दिल भी किसी काम को नहीं चाह रहा था। मैं अब नीचे भी जाने से कतराती थी, लेकिन मुझे अपने ससुर को नाश्ता भी देना था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि उन्होंने मुझे इस घर में रखकर अपना कितना बड़ा फ़ायदा सोचा था और अपने फ़ायदे को अब वो हासिल कर चुके थे। जब मैं नीचे नहीं गई तो वो खुद ही ऊपर आ गए। मुझसे किचन में आकर कहने लगे, तुम आज नाश्ता लेकर नीचे क्यों नहीं आई? तो मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुप ही खड़ी रही। वह धीरे से कहने लगे, देखो, रात को जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ। अपनी ज़िंदगी इसमें गुजारो, खाओ पियो और ज़िंदगी के मज़े लो। अगर मुझे ऐसे ही खुश करती रहोगी तो मैं भी तुम्हें हमेशा खुश ही रखूँगा। बहुत सारे ऐशो आराम तुम्हें दूंगा। मैंने उनकी बात सुनकर गुस्से से अपना मुंह उनकी तरफ से मोड़ लिया। फिर चुपचाप नाश्ता रखकर उनकी ट्रे में उनको दे दिया। अब तो जैसे मेरी ज़िंदगी ने नया मोड़ लेना शुरू कर दिया था। सारा दिन घर में मैं और मेरे ससुर और मेरे बच्चे ही रहते थे। बाहर का कोई भी आदमी औरत घर में नहीं आता था। अब वो हफ्ते में 1 या 2 बार मेरे साथ यही पाप करने लगे थे। कई बार दिल में ख्याल आता कि अपनी माँ और अपने भाई को ससुर की असलियत के बारे में बताकर हमेशा हमेशा के लिए अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं चली जाऊँ। इस घर से चली तो जाऊँ, लेकिन फिर ये सोचकर डर जाती थी कि कहीं मेरे ससुर मेरे भाई को ये ना कह दे कि मेरा ही किरदार बुरा है, और फिर उन्होंने अपने इतने सालों से शादी भी तो नहीं की थी। अक्सर लोग उन्हें यही कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिवाय एक ही औरत के दूसरी किसी औरत से प्यार नहीं किया और ना ही वो किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखते थे। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि वो अपने अंदर ही अंदर मेरे लिए कितने गंदे ख्याल रखते थे और मेरे साथ जो कुछ भी करते वो सब एक पाप था। कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे और मैं हर रोज़ उस गंदे माहौल में घुटती रही। दिन ब दिन मेरे लिए एक सज़ा की तरह हो गया था। उन्होंने मेरे बच्चे को शहर के सबसे मशहूर स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया था। उनका कहना था कि अगर तुम मेरा कहना ऐसे ही मानती रही तो वो मेरे बच्चों को यूं ही अय्याशियाँ कराते रहेंगे और उनके आराम के लिए हर अच्छी से अच्छी चीज़ें घर में मौजूद कर देंगे। लेकिन मैं अंदर से ख़त्म होती जा रही थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी न किसी दिन जहर की गोलियां खाकर अपनी जान ले लूँगी। हर दूसरे दिन उनके बिस्तर पर जाना मुझे ऐसा लगता जैसे मैं जलते हुए अंगारों पर कदम रख रही हूँ। मैं हर रोज़ उस आग में जल रही थी और मेरी आत्मा उसमें भस्म होती जा रही थी। मुझे जीने से ज़्यादा अब मरना आसान लगने लगा था। पर जब मुझे अपने बच्चों का ख्याल आता तो सोचती, मेरे मरने के बाद इन बच्चों का क्या होगा? ये बच्चे मेरे और सोनू की निशानी हैं। एक दिन वो हुआ जिसकी मुझे आशा ही नहीं थी। एक दिन जब बच्चे स्कूल गए हुए थे, मेरे ससुर मुझे एक कमरे में बुला रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किचन में रखा चाकू उठाकर उनका खून कर दूं। 5 सालों से मैं ये सज़ा भुगत रही थी। अब मेरी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। वो मुझे खींचकर अपने कमरे में ले जा रहे थे।
गलती से शायद उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। वो मुझे ऐसे खींच रहे थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं। लेकिन अचानक से कब मेरी ननद कमरे में आ गई कुछ पता ही नहीं चला। वो अपनी आंखों से अपने पिता को मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए देख चुकी थी। उसकी आंखों में अपने पिता के लिए सख्त नफ़रत थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कहती मुझे छोड़ दीजिए, और गिड़गिड़ाते हुए उनके आगे हाथ पैर जोड़ रही थी कि ससुर जी भगवान के लिए बस करें और मुझे जाने दीजिए। अपनी तरह मुझे भी अपने इन गुनाहों में शामिल मत कीजिए। लेकिन वो पापी आदमी मेरी मान मर्यादा को रोनते हुए मुझे अंदर कमरे की तरफ खींचता हुआ ले जा रहा था। मेरी ननद ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देख रही थी। वो अपने पिता के पास आई और कहने लगी, मैं सोचती थी मेरे पिता कितने बड़े दिल के आदमी हैं, जिन्होंने अपने बेटे के मरने के बाद अपने बेटे की विधवा बहू और उनके बच्चों की जिम्मेदारी अपने सिर उठा ली। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि आप इतने घिनौने व्यक्ति हैं जो अपनी बहू से अपनी हवस पूरी कर रहे हैं। और सोनू भाई की पत्नी को आपने अपनी हवस को पूरा करने के मतलब से ही इस घर में जगह दी। काश आपने भाभी को गलत नज़रों से देखने के बजाय एक बेटी की नज़र से देखा होता। पिताजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। आप एक घिनौने व्यक्ति साबित हुए। आज मेरा सिर शर्म से झुक गया कि जिस पिता की मैं इतनी इज्जत करती थी, आज वो मेरी नज़रों से हमेशा हमेशा के लिए गिर गया। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आज से मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा, और मेरा बाप मेरे लिए मर गया। और आप भूल जाना कि आपकी कोई बेटी भी थी, क्योंकि जो शख्स दूसरों की बेटी को बर्बाद करके रख दे वो शख्स इंसान नहीं बल्कि हैवान कहलाने के लायक है। मेरी ननद रोती हुई वहाँ से चली गई और ससुर जी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे, जिनको अभी तक उस रिश्ते का एहसास नहीं हुआ था। वो ज़मीन को ऐसे देखते रहे जैसे अभी उस ज़मीन में दफन हो जाएंगे। फिर एक दिन पता चला कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले गए। किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका आखिर वो कहाँ चले गए थे। लेकिन उनके कमरे में एक कागज़ रखा हुआ था जिस पर वसीयत बनी हुई थी। वो अपना सब कुछ मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर गए थे। शायद उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे और मेरे बच्चों के नाम कर दी। जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी की पत्नी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं दुआ करती हूँ कि हर विधवा औरत को भी अच्छी ज़िंदगी और इज्जत मिले। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।